जोया अचरज में पड़ जाती है। तभी रहीम चाचा जोया से कहते हैं कि वो उसके घर एक खास बात उससे करने आए हैं। हैरत भरी नजरों से रहीम चाचा को देखते हुए जोया उन्हें कहती है, वो उसके घर एक खास रहीम चाचा को रहीम चाचा को अपने घर पर देखकर जोया अचरज में पड़ जाती है। तभी रहीम चाचा जोया से कहते हैं कि वो उसके घर एक खास बात उससे करने आए हैं। हैरत भरी नजरों से रहीम चाचा को देखते हुए जोया उन्हें कहती है, आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? और जो लोग असगर जैसे इंसान के लिए काम करते हैं ना, जोया उनसे बात करना पसंद नहीं करती। रहीम चाचा को अपनी नाराजगी दिखाकर जोया मुड़कर वापस अपने कमरे की ओर जाने लगती है। जोया को जाता हुआ देख रहीम चाचा उससे कहते हैं, समझ गया कि तू मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर क्या तू तब भी मेरी बात नहीं सुनेगी जो बात अनमोल से जुड़ी हुई है? रहीम चाचा के मुंह से अनमोल का नाम सुनते ही जोया के बढ़ते कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो मुड़कर रहीम चाचा की ओर जाती है और उनसे पूछती है, अनमोल के बारे में क्या कहना है आपको? इससे पहले कि रहीम चाचा जोया से अपनी बात कह पाते, तभी हबीबा अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए वहां आकर रहीम चाचा से कहती है, ये लीजिए रहीम चाचा, पानी पीजिए। हबीबा के हाथ में पानी का गिलास देखते हुए रहीम चाचा उसे कहते हैं, इतने दिनों बाद आया हूँ हबीबा, क्या सिर्फ पानी पिलाकर ही हमें रुखसत करोगी? जोया इतने वक्त बाद घर वापस आई है, तुम्हारे हाथ की निहारी खिलाओ या कम से कम कद्दू की खीर ही चखवा दो। खुश होते हुए हबीबा रहीम चाचा से कहती है, अरे आपकी खिदमत के लिए तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं रहीम चाचा। कद्दू की खीर के साथ निहारी और शीरमाल रोटी दोनों आपको थोड़ी देर में दस्तरख्वां पर लगा देते हैं। आप थोड़ी देर रुकिए, अकबर भी आते ही होंगे, उनके आने तक खाना बन जाएगा। चलो जोया, रसोई घर में चलकर हमारी मदद करो। रसोई घर की ओर जाते हुए हबीबा को रहीम कहता है, अरे आप जाइए, इतने दिनों बाद जोया बेटी हमसे मिली है, हमें इनसे 2 मिनट बात तो कर लेने दो। रहीम चाचा की बात सुनकर हबीबा अपना सर हिलाकर रसोई की ओर चली जाती है। अपने मन में जिज्ञासा लिए जोया अपने अम्मी के जाते ही तुरंत ही रहीम चाचा से पूछती है, कहिए रहीम चाचा, आप अनमोल के बारे में कुछ कह रहे थे। काफी गंभीर होते हुए रहीम चाचा जोया से कहते हैं, अब तुझसे क्या कहूँ जोया बेटी, जिस दिन से मैंने अनमोल को देखा है उस दिन से मैंने उसका भला ही चाहा है। असगर से उसकी दुश्मनी ना हो, इसलिए मैं हमेशा उसे असगर का काम करने के लिए कहता था, पर असगर का पुलिस से माल पकड़वाकर अनमोल ने सीधे असगर से बड़ी दुश्मनी मोल ली है। अब या तो इस दुश्मनी में अनमोल जिंदा रह सकता है या फिर असगर। रहीम चाचा की बात सुन जोया वहां खड़ी सन्न रह जाती है। गुस्से में आते हुए जोया अपनी मुट्ठी बीचते हुए कहने लगती है, अगर असगर ने अनमोल के ऊपर अपनी बुरी नजर डाली तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। जोया के गुस्से को देख रहीम चाचा उसे समझाते हुए कहते हैं, असगर कोई सड़क पर चलता गुंडा नहीं है जोया बेटी, उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। हमें कैसे भी करके अनमोल को असगर से बचाना ही होगा, उससे लिपटना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। सोचते हुए जोया रहीम चाचा से पूछती है, कोई तो उपाय होगा जिससे कि हम अनमोल को असगर से बचा सकते हैं? अपना सर हिलाते हुए रहीम चाचा जोया से कहते हैं, बस यूं समझो कि मैं तुझसे यही उपाय बताने यहाँ आया हूँ। अगर मैं ये उपाय अनमोल से कहता तो वो मेरी बात कभी नहीं सुनता। हो सकता है अनमोल तेरी बात मान ले। बेचैन होते हुए जोया रहीम चाचा से पूछती है, अनमोल को मैं किसी भी बात के लिए मनवा लूंगी, पर आप मुझे असगर से छुटकारा पाने का रास्ता बताइए। तभी रहीम चाचा जोया से कहते हैं, असगर से हम अनमोल के जान का सौदा कर सकते हैं, अगर हमारे पास मौर्य काल के एंटीक्स हो तो, क्योंकि असगर को अपने डूबते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए मौर्य काल के एंटीक की काफी जरूरत है। अगर वो एंटीक्स अनमोल कहीं से ढूंढ लेता है तो हम असगर के साथ बात कर सकते हैं कि इन एंटीक्स के बदले वो अनमोल की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। बस यही एक रास्ता है अनमोल को बचाने का, और मैं असगर को अच्छे से जानता हूँ, वो जैसा भी है पर अपने जबान का पक्का इंसान है। रहीम चाचा की बात सुन जोया एक गहरी सोच में चली जाती है। तभी रसोई से हबीबा की पुकार सुनाई देती है, जोया जरा यहाँ आओ तो सही, काफी काम है हमें। जोया को देखते हुए रहीम चाचा उसे कहते हैं, यही बात मुझे तुम्हारे कान में डालनी थी। जहां तक मैं अनमोल को जानता हूँ, अनमोल एंटीक्स के दुनिया का सिकंदर है। ऐसे भी करके अनमोल से तुझको उस मौर्य काल के एंटीक्स को ढूंढने के लिए कहना ही होगा।
अपनी बात कहकर रहीम चाचा वहां सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ कदम चलकर जोया सोचते हुए अपने आप से कहती है, मौर्य काल की एंटीक्स ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, पर अनमोल के पास तो उसका जादुई आईना है। उसकी मदद से मैं अनमोल के साथ मौर्य काल के एंटीक्स ढूंढ कर ही रहूंगी। अपने आप से बात कर जोया हबीबा की ओर रसोई घर में चली जाती है। अनमोल के कमरे में गम में बैठा कुंदन पास खड़े अनमोल के साथ प्रोफेसर प्रभाकर और सलीम को खुश देख मायूस हो रहा होता है। तभी प्रभाकर उस शाही मुकुट को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए कहते हैं, ये वो एंटीक है अनमोल, जिसे बेचकर तुम रातों रात सिकंदर बन जाओगे, एंटीक्स के दुनिया के सिकंदर। प्रोफेसर प्रभाकर की बात खत्म होते ही पास खड़ा सलीम अनमोल से कहता है, ये तो शुक्र मना कि नीलम को ये मुकुट मिल गया, वरना बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था तेरा। तभी अनमोल सलीम से पूछता है, सलीम भाई, क्या आपको उन चोरों का कुछ पता चला? उसी कमरे में मायूस बैठा कुंदन अनमोल की बात सुनते ही हरकत में आता है और गौर से उन लोगों की बातें सुनने लगता है। अनमोल का जवाब देते हुए सलीम उसे कहता है, काफी छानबीन करने पर मुझे पता लगा है कि ये ताज लूटने वाला शख्स एक गुंडा है जिसका नाम प्रवीण है। पुलिस को मैंने उसे ढूंढने के लिए हर जगह तैनात कर दिया है। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? एक ना एक दिन उसे मेरी हत्थे चढ़ना ही तो है। सलीम की बात सुनकर कुंदन डरते हुए अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब ये सलीम एक पुलिस वाला है और इसे तो प्रवीण का पता चल चुका है। सलीम की सच्चाई पता लगते ही कुंदन को मानो एक सदमा सा लगता है। कुंदन उस सदमे से उभर ही रहा होता है कि तभी उसे एक फोन आता है। फोन पर आवाज सुनते ही कुंदन मानो एक और सदमे में चला जाता है और उस कमरे से निकलकर बाहर की ओर जाता है। डरते हुए कुंदन फोन पर धीमी आवाज में कहता है, अबे प्रवीण, तूने मुझे कॉल क्यों किया? मरवाएगा क्या मुझे? फोन पर प्रवीण कुंदन से कहता है, भाई, काफी बुरा हाल हुआ है मेरा। सुना है पुलिस भी कुत्ते की तरह मेरे पीछे लगी हुई है। चेतावनी देते हुए कुंदन प्रवीण से कहता है, एक तो मेरा इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से कॉल करके मुझे फंसाना चाहता है। मेरी बात गौर से सुन, जितने दिनों तक हो सके अंडरग्राउंड ही रहना, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि पुलिस को तेरा पता लग चुका है। कुछ वक्त तक अंडरग्राउंड रहने के बाद अपने गांव चले जाना। और हाँ, पैसों की चिंता मत कर, मैं तुझे पैसे दूंगा, पर तुम मुझे कभी कॉल मत करना, अपने किसी आदमी से करवाना, समझा? चल अभी फोन रख। प्रवीण से बात कर कुंदन वापस उस कमरे में जाता है और फिर से अनमोल के साथ खड़े प्रोफेसर प्रभाकर और सलीम की बातें सुनने लगता है। तभी प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से पूछते हैं, वैसे कल 1 बजे के बाद तुम क्या कर रहे हो अनमोल? अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, कल 1 बजे के बाद तो मैं फ्री हूँ प्रभाकर जी। अपना सिर हिलाते हुए प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से कहते हैं, कल 1 बजे तक तुम्हारे इस मुकुट की डील हो ही जाएगी और 1 बजे चौ मोहल्ला पैलेस के पास एक बहुत अच्छा एंटीक्स का ऑक्शन होने जा रहा है। ये रखो इसका पास। मुझे लगता है तुम्हें वहां कल आना चाहिए, जिसमें मैं और सलीम भी शिरकत कर रहे हैं। तुम्हारी नजर का फायदा हमें भी तो होना चाहिए। उस ऑक्शन का पास अपने जेब में रखते हुए अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, इस मुकुट की डील के बाद मैं जरूर आपके साथ उस ऑक्शन में चलूंगा। अनमोल से अपनी बात खत्म कर प्रोफेसर प्रभाकर और सलीम वहां से चले जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर को अनमोल के घर से निकलता हुआ देख रहा होता है। सलीम को देखते हुए उसके पास खड़े 2 नकाबपोश आदमी खड़े होते हैं। उनमें से एक उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, यही वो पुलिस वाला है अब्बू भाई, जिसने उस दिन हमारे माल पर रेड डाली थी। पास खड़े नकाबपोश वाले आदमी की बात से साफ हो जाता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अब्बू लुलू ही है। अब्बू लुलू उस बूढ़े के भेस में अनमोल पर नजर रखते हुए होता है। सलीम को देखते हुए अब्बू लुलू कहने लगता है, जब तक ये पुलिस वाला अनमोल के साथ रहेगा तब तक हम अनमोल पर खुलकर वार नहीं कर सकते। तभी विशाल अब्बू लुलू से कहता है, मैं तो कहता हूँ हमें अनमोल पर नजर ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गलती से भी इस पुलिस वाले को पता लग गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। गुस्से में आते हुए अब्बू लुलू कहने लगता है, इस पुलिस वाले के डर से क्या अब्बू लुलू शांत बैठ जाएगा? आज जो आग असगर भाई और मेरे दिल में लगी है वो थोड़ी ना शांत हो जाएगी। इस अनमोल का हिसाब किताब तो मैं करके ही रहूंगा। उसी वक्त अनमोल भी अपने घर से बाहर निकल रहा होता है।
अनमोल को देखते हुए अब्बू लुलू कहने लगता है, जितना जीना है जी ले अनमोल, क्योंकि तेरे पास अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अनमोल सलीम और प्रोफेसर को विदा कर ही रहा होता है, तभी अनमोल को एक कॉल आता है। अपने जेब से फोन निकालते हुए अनमोल से ऑक्शन का पास भी गिर जाता है। अपने दोस्तों को विदा कर अनमोल अपने घर पर वापस चला जाता है। अनमोल के घर से जाते अब्बू लुलू दबे पांव उस गिरे हुए पास की ओर जाता है। उस पास को अपने हाथ में लेकर अब्बू लुलू मुस्कुराते हुए देखने लगता है और अपने आप से कहने लगता है, ओह, तो ये अनमोल कल एक ऑक्शन में जा रहा है। बहुत खूब, कल फिर मुलाकात होगी तुझसे मेरे प्यारे अनमोल। क्या करेगा अब्बू लुलू ऑक्शन में अनमोल के साथ? क्या जोया मना पाएगी अनमोल को मौर्य काल के एंटीक्स ढूंढने के लिए? और क्या सलीम प्रवीण को ढूंढ निकालेगा और करेगा कुंदन का पर्दाफाश? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अगली सुबह अनमोल आईने के सामने खड़ा बालों को कंघी कर रहा होता है। तभी उसे सलीम का कॉल आता है। फोन उठाते ही सलीम अनमोल से कहता है, हेलो अनमोल, तेरे उस मुकुट की डील आज वही होटल फलकनुमा पैलेस में होने वाली है। तू एक काम कर, अपने उस मुकुट को लेकर अपने भाई के साथ दुकान चला जा। आज मैं खुद तेरी दुकान से तुझे लेने आऊंगा। वहां से हम 12 बजे होटल के लिए निकल जाएंगे और फिर उसके बाद हमें ऑक्शन में भी तो जाना है। सलीम की बात सुनकर अनमोल उसे फोन पर कहता है, नोटेड सलीम भाई, आज का शेड्यूल बड़ा टाइट है, पर देखना आज सभी काम मक्खन की तरह हो जाएंगे। मैं अभी उस मुकुट को लेकर कुंदन के साथ दुकान निकल जाता हूँ, बाय। सलीम से बात कर अनमोल ऑक्शन के पास को अपने दराज में ढूंढ रहा होता है। कल प्रभाकर जी ने जो मुझे पास दिया था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। सभी जगह अच्छे से ढूंढने पर भी अनमोल को उस ऑक्शन का पास नहीं मिलता। आखिर में अनमोल बेफिक्र होते हुए अपने आप से कहता है, प्रोफेसर प्रभाकर से एक और पास ले लेता हूँ, ये तो अब मिलने से रहा। अपने कमरे से बाहर निकलकर अनमोल कुंदन को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे कुंदन, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, तुझे चलना नहीं है क्या? अनमोल की पुकार पर कुंदन उसके पास आते हुए कहता है, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ दुकान जाने के लिए, तू ही अंदर वक्त लगा रहा था। चल दुकान चलते हैं। कुंदन के साथ उस मुकुट को अपने हाथ में लिए अनमोल अपनी कार में बैठकर चला जाता है। अनमोल अपनी दुकान पर आकर कुंदन के साथ बैठ जाता है। तभी कुंदन अनमोल से कहता है, अरे अनमोल, तूने नाश्ता नहीं किया है ना? लगता है तेरी सुबह नाश्ता करने की आदत छूट रही है। अब तू कोई छोटा बच्चा नहीं रहा कि माँ तुझे पकड़ पकड़ कर खाना खिलाएगी। कुंदन की बात से सहमति जताते हुए अनमोल उसे कहता है, सही कह रहा है तू, सुबह के नाश्ते की आदत मेरी काफी बिगड़ चुकी है और पता नहीं क्यों आज मुझे काफी भूख लग रही है। वैसे भी सलीम भाई को आने में कुछ टाइम है, तब तक कुछ ऑर्डर करके खा ही लेता हूँ। बोल, तेरे लिए क्या ऑर्डर करूँ? अपना सर हिलाते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, कुछ ऑर्डर मत कर, माँ ने घर पर आलू के पराठे बनाए थे, खूब खाकर आया हूँ, तू अपने लिए ही कुछ ऑर्डर कर ले। अनमोल फोन पर देखते हुए ऑर्डर करने लगता है। एक काम करता हूँ, ये पनीर डोसा ऑर्डर कर लेता हूँ, इसके साथ तो बटर मिल्क का ग्लास भी फ्री आ रहा है, इसे ही ऑर्डर कर लेता हूँ। तुरंत ही अनमोल अपने लिए फोन पर खाना ऑर्डर कर लेता है। मदन गुप्ता अपने दुकान पर बैठा ही होता है। तभी उसके दुकान पर एक फूड डिलीवरी वाला आता है और उसे कहता है, सर, आपका ये खाना आ चुका है। अपने चश्मे के अंदर से उस डिलीवरी बॉय को देखते हुए मदन गुप्ता उसे कहता है, मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है, आप फ्री में दे रहे हो तो यहाँ रख कर चले जाओ। डिलीवरी बॉय बिल पर नाम पढ़ते हुए कहता है, पर एड्रेस तो यहीं का है, राघवेंद्र एंटीक शॉप का। राघवेंद्र एंटीक शॉप का नाम सुनते ही मदन गुप्ता आग बबूला होते हुए कहता है, तेरी आंखों में क्या मोतियां बिंद हैं, जो तुझे दुकान के बाहर इतना बड़ा लगा हुआ बोर्ड नहीं दिखाई देता? ये राघवेंद्र एंटीक शॉप नहीं, द ग्रेट इंडियन एंटीक शॉप है। अपने सर पर हाथ मारते हुए डिलीवरी बॉय मदन गुप्ता से कहता है, सॉरी सर, लगता है मैं गलती से गलत दुकान पर घुस आया। डिलीवरी बॉय मुड़कर जाने लगता है। तभी मदन गुप्ता के शैतानी दिमाग में एक ख्याल आता है, राघवेंद्र एंटीक शॉप, जरूर ये खाना अनमोल ने अपने लिए ऑर्डर किया होगा। अनमोल को सबक सिखाने का मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, अभी उसे सबक सिखाता हूँ। डिलीवरी बॉय जा ही रहा होता है, पर मदन गुप्ता उसे तुरंत रोकते हुए कहता है,
ओ लड़के, एक मिनट रुक। डिलीवरी बॉय रुककर मदन गुप्ता से पूछता है, क्या हुआ साहब, क्यों रोक रहे हो मुझे? ये खाना मैं आपको फ्री में देने नहीं वाला। मदन गुप्ता अपने जेब से 500 की नोट निकालकर उस डिलीवरी बॉय से कहता है, अरे ना तो मुझे कोई फ्री का खाना चाहिए और ना ही मुझे देश भर में वायरल होना है। ये 500 रुपए रख ले और मेरे लिए बाजू दुकान से एक चाय ले आ और बचे हुए सारे पैसे तू रख ले। उस 500 का नोट को देखते हुए डिलीवरी बॉय खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, बस यहाँ तक जाकर एक चाय लाने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं मुझे। अभी 5 मिनट में आपके लिए एक चाय लेकर आता हूँ साहब। 500 की नोट डिलीवरी बॉय के हाथ में देकर मदन गुप्ता उसे कहता है, कहीं तू मेरे 500 रुपए लेकर भाग गया तो? ये खाना जो तेरे हाथ में रखा हुआ है उसे यहीं छोड़कर जा और मुझे चाय देकर इसे ले जा। डिलीवरी बॉय मदन गुप्ता से कहता है, ठीक है साहब, आपकी बात भी सही है, मैं बस अभी आया आपकी चाय लेकर। अनमोल का खाना मदन गुप्ता को देकर डिलीवरी बॉय वहां से चाय लेने चला जाता है। उस डिलीवरी बॉय के जाते ही मदन गुप्ता तुरंत ही बाथरूम की ओर जाता है। बाथरूम में जाकर मदन गुप्ता अपने हाथ में एसिड की बोतल उठाता है, जिसमें से काफी धुआं निकल रहा होता है। उस एसिड की बोतल को बाहर लाकर मदन गुप्ता अनमोल के बटर मिल्क में मिलाते हुए कहता है, ये ले बेटा अनमोल, मेरी ओर से तुझे सुबह का नाश्ता। अनमोल के खाने में मिलावट कर मदन गुप्ता काफी खुश हो रहा होता है। कुछ ही देर बाद वो डिलीवरी बॉय मदन गुप्ता के पास आता है और उसे चाय देकर अनमोल का खाना लेकर सीधे राघवेंद्र एंटीक शॉप की ओर निकल जाता है। राघवेंद्र एंटीक शॉप पर पहुंचकर डिलीवरी बॉय अनमोल को खाना देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही अनमोल अपना ऑर्डर किया हुआ खाना निकालकर उसे खाने लगता है, ठीक उसी वक्त काजल अनमोल की दुकान पर आ जाती है। काजल को अपनी दुकान में आता हुआ देख अनमोल उसे कहता है, आप आए बाहर आई, पहले ये बताओ कल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अनमोल को बड़े प्यार से देखते हुए काजल उसे कहती है, कल मेरा थोड़ा मूड ऑफ था ना, इसीलिए, पर तुम्हें काफी मिस कर रही थी, इसीलिए सोचा कि पहले तुमसे दुकान पर जाकर मिलाती हूँ, और कल की बात से मैं काफी शर्मिंदा थी अनमोल। तभी अनमोल काजल से कहता है, तुम क्यों किसी बात पर शर्मिंदा हो रही हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो सब बातें छोड़ो और अभी मेरे साथ नाश्ता करो। नाश्ते को देखते हुए काजल कहती है, वाह, डोसा, वैसे भी मुझे काफी भूख लग रही है। काफी मजे से अनमोल और काजल एक साथ डोसा खाते हैं। जैसे ही काजल उस बटर मिल्क के ग्लास को देखती है जिसमें एसिड मिला होता है, उस बटर मिल्क के ग्लास को देखते हुए काजल खुश होते हुए कहती है, वाह, ये बटर मिल्क मुझे काफी पसंद है, ये मैं तुमसे शेयर नहीं करने वाली, ये पूरा मैं ही पीने वाली हूँ, ठीक है? मुस्कुराते हुए अनमोल काजल से कहता है, ठीक है बाबा, तुम ही पियो इसे। एक और काजल उस बटर मिल्क को पीने जा ही रही होती है जिसमें एसिड मिला होता है, तो दूसरी ओर मदन गुप्ता अपनी दुकान के बाहर एक टक लगाए अनमोल की दुकान में देख रहा होता है। तभी मदन गुप्ता की नजर काजल पर पड़ती है, जो उसी एसिड के ग्लास को थामी हुई होती है जिसमें उसने एसिड मिलाया हुआ था। उस ग्लास को काजल के हाथ में देखकर मदन गुप्ता के चेहरे की मुस्कान तुरंत ही गायब हो जाती है और वो डरते हुए अपने आप से कहता है, ये काजल अनमोल की दुकान पर क्या कर रही है? मुझे अभी काजल को वो एसिड पीने से रोकना होगा। घबराते हुए मदन गुप्ता काजल की ओर भागने लगता है। जैसे ही काजल उस बटर मिल्क के ग्लास को अपने हाथ में लेती है, तभी अनमोल का आईना उसके जेब के अंदर से अचानक से गर्म होने लगता है। अपने आईने की गर्माहट को महसूस कर अनमोल परेशान होने लगता है। तुरंत ही मुड़कर अनमोल अपनी जेब से आईना निकालता है और अपने हथेली में दबाकर उसे चोरी छुपे देखने लगता है। आईने में देखने पर अनमोल को उसमें बटर मिल्क के ग्लास में धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होता है। आईने में उस ग्लास के प्रतिबिंब से धुआं निकलता हुआ देख अनमोल समझ जाता है कि उस ग्लास में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जैसे ही काजल उस एसिड को बटर मिल्क समझकर पीने जा रही होती है, तभी अनमोल उसे ग्लास को हाथ मारकर काजल के पास से हटा देता है। ग्लास के जमीन पर गिरते ही फर्श पर सारा धुआं धुआं हो जाता है। उस नजारे को देख कुछ ही दूर बैठा कुंदन भी वहां आता है और परेशान होने लगता है। काजल डरते हुए कहती है, ये बटर मिल्क से ऐसे धुआं क्यों निकल रहा है? काजल का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, क्योंकि ये बटर मिल्क नहीं, एसिड है। काजल हैरान होते हुए अनमोल से पूछती है, ये बटर मिल्क में आखिर एसिड आया कहां से? उसी पर मदन गुप्ता हाँफते हुए अनमोल की दुकान पर घुसता है और फर्श पर गिरे हुए एसिड को देखते हुए कहता है,
भगवान का शुक्र है कि इस एसिड को तूने नहीं पिया बेटी। मदन गुप्ता को कहता हुआ सुन कुंदन पूछने लगता है, वो तो वक्त रहते अनमोल ने काजल को बचा लिया, पर आपको कैसे पता कि उस ग्लास में एसिड था? सर झुकाए खड़े मदन गुप्ता के पास कुंदन का कोई जवाब नहीं होता। काजल अपने पिता को देख समझ जाती है कि उसी ने वो एसिड बटर मिल्क में मिलाया था। गुस्से से मदन गुप्ता को देखते हुए काजल उसे कहती है, इसका मतलब आपने ही कोई फिर से शरारत की है ना पापा? तुरंत ही काजल अपने पिता को देखते हुए अनमोल की दुकान से गुस्से में चली जाती है। काजल के जाते ही मदन गुप्ता अनमोल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा अनमोल। आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर काफी बड़ा एहसान किया है। इतना कहकर मदन गुप्ता वहां से चला जाता है। मदन गुप्ता को वहां से ऐसे भावुक होकर जाता हुआ देख अनमोल मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, मेरा तीर सही निशाने पर लग रहा है। आज तू मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था मदन गुप्ता। कल काजल की वजह से ही मैं तुझे घुटनों पर ले आऊंगा और फिर तुझे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। काजल ही वो जरिया है जिससे कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा मदन गुप्ता। मदन गुप्ता की इस हरकत पर क्या करेगी काजल? क्या मदन गुप्ता को पता चल जाएगा कि काजल और अनमोल रिलेशनशिप में है? और आगे क्या होने वाला है ऑक्शन में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मदन गुप्ता को अपने सामने हाथ जोड़ खड़ा देख अनमोल को पता लग जाता है कि वो अपने पिता का बदला लेने की राह में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मदन गुप्ता के वहां से जाते ही अनमोल के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ जाती है। अनमोल को वहां खड़ा हंसता हुआ देख कुंदन हैरानी से उसे देखते हुए पूछता है, उस मदन गुप्ता ने तेरे ड्रिंक में एसिड मिलाया था, उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय तू यहाँ खड़ा हंस रहा है? कुंदन की बात का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, मेरी खुशी को तो कोई नहीं समझ सकता कुंदन, क्योंकि तू उस जगह पर खड़ा हुआ है जहां पर तुझे कई चीजों का अंदाजा तक नहीं है। अनमोल की बात सुनकर कुंदन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अनमोल आखिर कह क्या रहा है। अपने कंधे उठाते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, पूरी पहेलियां तू अपने पास ही रख, और पता नहीं तूने मदन गुप्ता को ऐसे ही कैसे छोड़ दिया। मैं होता तो उसे अच्छे से अपने लाख दोस्तों से समझा देता। अरे उसके धंधे के कॉम्पिटिटर है तो क्या इसका मतलब वो हमारी जान से खेलेगा? वो तो तू चुप बैठ गया इसलिए मैं खामोश था। अगर तू मुझे इशारा कर देता तो उस मदन गुप्ता को मैं अच्छे से सबक सिखा देता। कुंदन अपनी नाराजगी अनमोल के सामने दिखा ही रहा होता है कि तभी दुकान के बाहर से सलीम के कार का हॉर्न बजने लगता है। अपने दुकान के बाहर सलीम की कार को देखते हुए अनमोल कुंदन से कहता है, चल मेरे भाई, मेरा बुलावा आ चुका है, तू भी अपना गुस्सा थूक दे और शांति से बैठ जा। मैं रात को तुझसे घर पर मिलता हूँ। कुंदन से बात कर अनमोल अपना मुकुट उठाता है और सलीम के कार की ओर जाता है। सलीम के कार में बैठकर अनमोल सीधे होटल फलकनुमा पैलेस की ओर निकल जाता है। होटल फलकनुमा पैलेस में पहुंचकर अनमोल और सलीम वहां बैठे प्रोफेसर प्रभाकर के पास जाते हैं। प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल को आता हुआ देख अपने पास बैठे क्लाइंट, जो एक अरबी शेख होता है, उससे मिलाते हैं। आओ अनमोल, ये है अल खालिद बिन शेख। इनका गल्फ कंट्रीज में काफी सारा कारोबार है। ये तुम्हारे उस मुकुट को खरीदना चाहते हैं। अल खालिद बिन शेख के पीछे उनकी सारी टीम खड़ी होती है। खालिद शेख को देखते हुए अनमोल अपने बैग से वो मुकुट निकालता है। अनमोल के मुकुट निकालते ही खालिद शेख का एक आदमी उस मुकुट को अपने हाथ में लेकर एक छोटी मशीन से उसका मुआयना करने लगता है। मुआयना करने के बाद वो आदमी खालिद शेख को एक इशारा कर देता है। अपने मुलाजिम का इशारा पाकर शेख तुरंत ही एक चेक लिखकर अनमोल के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये लो अनमोल ब्रदर आपके पैसे। जितना प्रोफेसर साहब हमसे कहा उससे 1 करोड़ ज्यादा ही हम तुमको दे रहा है। पूरे 11 करोड़ दे रहा हूँ इस ताज के तुमको। 11 करोड़ का चेक पाकर अनमोल का मन खुशी से भर उठता है। वो शेख से हाथ मिलाते हुए कहता है, शुक्रिया शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख अनमोल से कहता है, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए अनमोल ब्रदर, जो इतना अच्छा एंटीक आपने मुझे बेचा। चलो अब हम निकलते हैं। आगे कोई अच्छा एंटीक होगा तो इस शेख को जरूर याद करना। अपनी बात कहकर शेख उस मुकुट को लेकर अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। शेख के जाते ही सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर खुशी के मारे अनमोल पर चढ़ते हुए कहते हैं,
क्या बात है अनमोल, आज तो तेरी लॉटरी ही लग गई। उस चेक को देखते हुए अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर और सलीम से कहता है, ये जो कामयाबी मुझे आज मिली है, आप दोनों का भी इसमें पूरा योगदान है। इसलिए मुझे लगता है कि इस 11 करोड़ में आप दोनों का भी हिस्सा होना चाहिए। हंसते हुए सलीम अनमोल से कहता है, बहुत नेक विचार है तेरे। और सलीम आ रहे पैसों को मना नहीं करता। सलीम की बात सुन प्रोफेसर और अनमोल ठहाका मारकर हंस देते हैं। तभी अनमोल उस चेक को देखते हुए अपने आप से कहता है, अब इन पैसों के जरिए मैं आराम से विक्रम सिन्हा से अपने परिवार के लिए घर खरीद सकता हूँ। घड़ी में वक्त देखते हुए प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से कहता है, इन पैसों का जो तुझे करना है वो बाद में करना अनमोल, पहले अभी ऑक्शन के लिए निकलते हैं। हमें यहाँ से चौ मोहल्ला पैलेस भी तो जाना है। तभी अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, जी प्रभाकर जी, पर पहले मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आपके पास ऑक्शन का एक और पास है, क्योंकि कल जो आपने मुझे पास दिया था वो मुझसे कहीं खो गया है। अनमोल के कंधे पर हाथ रखते हुए प्रोफेसर प्रभाकर उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास उसका एक और एक्स्ट्रा पास रखा हुआ है। चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। उस मुकुट की डील कर अनमोल सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर के साथ चौ मोहल्ला पैलेस की ओर निकल पड़ता है। गुस्से में काजल अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी मदन गुप्ता वहां आता है और काजल से कहता है, तू मुझसे नाराज है बेटी, अगर मुझे पता होता कि तू अनमोल की दुकान पर बैठी हुई है तो मैं उसके खाने में मिलावट नहीं करता। अनमोल से दोस्ती कर तू उसे नुकसान पहुंचाना तो चाहती है बेटा, पर दुश्मन से इतनी गहरी भी दोस्ती करना ठीक नहीं कि उसके साथ खाया पिया जाए। हिकारत भरी नजरों से काजल मदन गुप्ता को देखते हुए कहती है, मुझे लेक्चर मत ही दो पापा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माना कि अनमोल आपका दुश्मन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी में आप किसी की जान के साथ खेलो। अगर वो एसिड पीकर उसे कुछ हो जाता तो? काजल की बात सुनकर मदन गुप्ता हैरान होते हुए कहने लगता है, नुकसान ही तो मैं उसे पहुंचाना चाहता था, पर पता नहीं बीच में तू कहां से आ गई। मदन गुप्ता की बात सुन काजल चिल्लाते हुए कहती है, दिस इज डिस्गस्टिंग पापा, आपकी हरकत से तो यही अच्छा होता कि वो एसिड मैं ही पी लेती। इतना कहकर काजल वहां से गुस्से से चली जाती है। काजल को गुस्से में जाता हुआ देख मदन गुप्ता उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अरे काजल रुक तो सही, तू इतना गुस्सा में क्यों आ रही है? गुस्से में काजल घर से बाहर निकल जाती है और काजल के नाराजगी को देखते हुए मदन गुप्ता वहां हैरान होने लगता है। चौ मोहल्ला पैलेस के बाहर अनमोल सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर के साथ ऑक्शन अटेंड करने के लिए अंदर जा रहा होता है। महल के परिसर से जाते हुए अनमोल को रास्ते में काफी तगड़ी सिक्योरिटी दिखाई पड़ती है। गेट के पास अपने पास को दिखाकर अनमोल सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर के साथ ऑक्शन की जगह पर प्रवेश कर जाता है। पैलेस के एक बड़े से कमरे में काफी सारे शानदार एंटीक्स मंच पर रखे होते हैं और उस मंच के आगे उस ऑक्शन अटेंड करने वालों के लिए काफी सारी कुर्सियां रखी हुई होती हैं। ऑक्शन का वो कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ होता है, जहां लोग दूर से उस मंच पर रखे एंटीक्स को देखकर अपने साथ आए हुए लोगों से सलाह मशवरा कर रहे होते हैं। उन लोगों की भीड़ में एक किनारे पर खड़ा अब्बू लुलू बूढ़े के भेष में अनमोल पर नजर रखे हुए होता है। अब्बू लुलू के साथ साथ उस कमरे में एक सूट पहना हुआ आदमी ना जाने क्यों अनमोल को ही निहार रहा होता है। उसे देख ऐसा लग रहा होता है मानो वो अनमोल पर ही नजर रखने वहां आया हुआ होता है। देखते ही देखते उस पैलेस में एंटीक्स का ऑक्शन शुरू हो जाता है। ऑक्शन को शुरू होता हुआ देख प्रोफेसर प्रभाकर मंच पर रखे हुए एंटीक्स को देखकर अंदाजा लगाते हुए कहते हैं, वहां जो भाला रखा हुआ है मुझे लगता है उसे 4 से 5 में खरीदना घाटे का सौदा नहीं होगा। मंच पर रखे एक मूर्ति को देखते हुए सलीम भी कहने लगता है, मुझे तो वो औरत की मूर्ति काफी शानदार लग रही है। अगर वो मूर्ति 3 लाख में मुझे मिल जाए तो मैं उसे खरीदना चाहूंगा। अनमोल की ओर देखते हुए प्रोफेसर प्रभाकर उसे पूछते हैं, अब तुम बताओ अनमोल कि तुम्हें उस मंच पर कौन सा एंटीक अच्छा लग रहा है? प्रोफेसर प्रभाकर का जवाब ना देते हुए अनमोल उनसे कहता है, मैंने मंच पर रखे हुए एंटीक्स को अभी अच्छे से परखा नहीं है प्रभाकर जी। मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ और फिर वापस आकर गौर से उन एंटीक्स को देखकर बताता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। कुछ दूर जाकर अनमोल अपने जेब से चोरी छुपे अपना जादुई आईना निकालता है। अपनी हथेली में आईना छिपाकर अनमोल मंच पर रखे एंटीक्स को देखने लगता है।
मंच पर रखे हुए काफी सारे एंटीक्स अनमोल के आईने में धुंधली दिखाई दे रहे होते हैं। तो वहां एक काफी पुराना कप और एक स्टील बॉल, दोनों एंटीक अनमोल के आईने में काफी चमक रहे होते हैं। चोरी छुपे उन एंटीक्स को देख अनमोल तुरंत ही अपना आईना जेब में रख लेता है। किसी को भनक लगे बिना अनमोल मंच पर रखे सारे एंटीक्स को अपने आईने में देखकर वापस प्रोफेसर प्रभाकर के पास आता है। अनमोल के आते ही प्रोफेसर प्रभाकर उससे पूछते हैं, तो बताओ अनमोल, क्या कह रही है तुम्हारी पक्की नजर? तुम मेरे लिए क्या सजेस्ट करते हो कि मैं क्या ऑक्शन में खरीदूं? तभी अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, इस ऑक्शन में जमाने भर के नायाब एंटीक्स रखे हुए हैं, पर इन सभी नायाब चीजों में मुझे वो कप और छोटा स्टील का बॉल काफी पसंद आया है। यहाँ रखे वो दो एंटीक सबसे ज्यादा नायाब है। मेरी मानो तो आप और सलीम भाई उसे खरीद ही लेना। अनमोल की बात सुनकर प्रोफेसर प्रभाकर और सलीम एक दूसरे को हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से कहते हैं, मुझे नहीं लगता अनमोल के उस छोटे से स्टील के बॉल और उस कप में कोई बात है। उसके सिवा यहाँ पर काफी सारे काम के एंटीक्स हैं जो यहाँ से हम खरीद कर बाहर अच्छे दामों में बेच सकते हैं। प्रोफेसर प्रभाकर की बात से सहमति दिखाते हुए सलीम भी कहता है, प्रोफेसर प्रभाकर सर ही कह रहे हैं अनमोल। मैं तो कहता हूँ अगर तू भी बोली लगा रहा है तो कोई दूसरी एंटीक ही खरीदना, उस कप और स्टील के बॉल पर दांव मत लगाना। अनमोल सलीम से कुछ नहीं कहता और तभी अनमोल को अपने पिता राघवेंद्र का कॉल आ रहा होता है। उस कॉल को उठाने के लिए अनमोल अपनी कुर्सी से उठकर बाहर की ओर जा रहा होता है। बाहर जाते हुए अनमोल एकदम से अपने जानी दुश्मन अब्बू लुलू से टकरा जाता है। क्या बूढ़े के भेस में छुपे अब्बू लुलू को पहचान पाएगा अनमोल? और क्या होगा जब अनमोल पहचान लेगा अब्बू लुलू को? क्या होगा ऑक्शन में कोई बवाल? और अब्बू लुलू के साथ साथ कौन रख रहा था अनमोल पर नजर? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल अपने पिता का फोन दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। अपने पिता का फोन उठाने के लिए जैसे ही उस महल के कमरे से बाहर की ओर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में गलती से अब्बू लुलू से टकरा जाता है। अनमोल से टकराते ही अब्बू लुलू हैरान हो जाता है और अपना चेहरा बचाते हुए मन में कहता है, ये अनमोल अचानक से मेरे पास कैसे आ गया? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? अब्बू लुलू से टकराते ही अनमोल को अपने सामने टोपी पहने और काला चश्मा लगाए एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। अनमोल अपने फोन में देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो उस बूढ़े के भेस में अब्बू लुलू को पहचान ही नहीं पाता है। वो अब्बू लुलू को हाथ दिखाते हुए कहता है, माफ करना चाचा, मैं जरा आपको देख नहीं पाया। अनमोल अपना फोन उठाकर बात करते हुए वहां से चला जाता है। तभी अब्बू लुलू अनमोल के जाते ही एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, जरा नहीं, बहुत कुछ नहीं देख पाया तू अनमोल, पर आने वाले वक्त में मैं तुझे देख जरूर लूंगा। कुछ ही देर बाद अपने पिता से फोन पर बात कर अनमोल उस कमरे में वापस आ जाता है। देखते ही देखते कमरे के अंदर एंटीक्स के लिए बोलियां लगना शुरू हो जाती हैं। तभी ऑक्शन उस भाले का हो रहा होता है जिसमें प्रोफेसर प्रभाकर की रुचि होती है। प्रोफेसर प्रभाकर उस भाले को 4 लाख में खरीद लेते हैं और कुछ ही देर बाद सलीम भी उस औरत की मूर्ति को 2 लाख के बोली में जीत लेता है जिसे लेने की वो बात कर रहा था। तभी अनमोल देखता है कि मंच पर रखे सारे एंटीक्स की बोली लग चुकी है, पर उस कप और स्टील के बॉल को किसी ने नहीं खरीदा होता है। पहले बोली में अनमोल उस कप को 50,000 में और दूसरी बोली में उस स्टील के बॉल को 1 लाख में खरीद लेता है। ऑक्शन के बाद अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर और सलीम के साथ अपने एंटीक को हाथ में लिए पैलेस से बाहर जा रहा होता है। अनमोल के एंटीक्स को देखते हुए सलीम अनमोल से कहता है, तुमने अपने 1.5 लाख यूं ही खराब कर दिए अनमोल। माना कि ये एंटीक्स काफी पुराने हैं, पर इन एंटीक्स को खरीदने से पहले तुझे ये भी तो देखना चाहिए था कि इन्हें तू बेचेगा किसे। धूल की चादर में लिपटा हुआ ये कप और एक मामूली सा स्टील का बॉल आखिर तूने लिया ही क्यों? प्रोफेसर भी सलीम की बात से मुतमईन होते हुए अनमोल से कहने लगते हैं, सलीम सही कह रहा है अनमोल, तुम्हें ये एंटीक्स को लेने से पहले जरूर 2 बार विचार करना चाहिए था।
तभी अनमोल अपने जेब से रुमाल निकालता है और अपने पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर अच्छे से उस कप को साफ करने लगता है। उस कप को खूब रगड़ने पर प्रोफेसर प्रभाकर को उस कांच के कप पर बनी हुई कुछ कलाकृति दिखाई देती है। तभी अनमोल उस कप को दिखाते हुए प्रोफेसर से कहता है, ये कप कोई मामूली कप नहीं है प्रभाकर जी। इस पर करकोटा डायनेस्टी की बनी हुई आकृति है और उस जमाने में बनी हुई कांच के एंटीक की कीमत आज क्या हो सकती है आप समझ ही सकते हो। उस कप का ब्यौरा देते हुए अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर से लाइटर लेता है और उस स्टील के बॉल को नीचे से आग लगाने लगता है। उस लाइटर के धुएं से जैसे ही धुआं उस स्टील के छोटे छेदों में जाता है, तभी अनमोल उन छेदों में फूंक मार देता है। जैसे ही अनमोल उस स्टील के बॉल के छेदों पर फूंक मार देता है, तभी उन छेदों में से काफी धुआं निकलता है, जो उस बॉल से निकलकर हवा में एक पहाड़ की आकृति ले लेते हैं। देखते ही देखते सभी के सामने एक खूबसूरत सा धुएं का पहाड़ बन जाता है। उस स्टील के बॉल से पहाड़ की आकृति बनता हुआ देख वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस स्टील के बॉल का ब्यौरा देते हुए अनमोल वहां खड़े लोगों से कहने लगता है, आपको पता है प्रभाकर जी, कई सदियों से हिंदुस्तान के लोहारों के कला का लोहा दुनिया मानता है। एक जमाने से हमारे यहाँ पर लोहे की बहुत अच्छी कारीगरी होती आई है और एक टाइम ऐसा भी था जब हम पूरी दुनिया में स्टील के लौथे मैन्युफैक्चर करते थे। इस धातु के बॉल को जिस लोहार ने बनाया होगा वो जरूर एक उम्दा कारीगर होगा। उस धुएं के बादल को देखते हुए प्रोफेसर प्रभाकर भी कहने लगते हैं, वाकई में जिस किसी ने भी इस स्टील के बॉल को बनाया होगा उस जमाने में वो बहुत बड़ा कारीगर रहा होगा। पर वाकई में अनमोल, तुम्हारी नजर पर शक करना मानो अपनी किस्मत को लात मारने के बराबर है। अगर तुम्हारी बात मानकर मैं ये कप और बॉल ले लेता तो आज मैं लाखों के फायदे में होता। हंसते हुए अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, मैंने आप दोनों से पहले ही कहा था, लेना है तो इन दो चीजों को ही ले लो, पर आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। अफसोस करते हुए सलीम अनमोल से कहता है, अब जले पर नमक मत छिड़क अनमोल, जो हो गया सो हो गया। आइंदा तेरी बात नहीं टालेंगे, पर अभी चलते हैं और चलकर कहीं पार्टी वार्टी करते हैं। सलीम की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, कोई अभी पार्टी नहीं कर सकते हम सलीम भाई, क्योंकि मुझे विक्रम सिन्हा से मिलने उसके ऑफिस जाना है। प्रोफेसर प्रभाकर सोचते हुए अनमोल से कहते हैं, क्या तुम बिल्डर विक्रम सिन्हा की बात तो नहीं कर रहे? अपना सिर हिलाते हुए अनमोल प्रोफेसर से कहता है, जी हाँ प्रभाकर जी, मैं बिल्डर विक्रम सिन्हा की ही बात कर रहा हूँ। विक्रम सिन्हा की शान में कसीदे पढ़ते हुए प्रोफेसर कहने लगते हैं, विक्रम सिन्हा कोई मामूली इंसान नहीं है अनमोल। पूरे हैदराबाद में उससे बड़ा एंटीक्स का शौकीन तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने सुना है उनका काफी बड़ा एंटीक्स का बिजनेस भी है। मामूली करोड़पतियों में से नहीं है वो, खरबपतियों में नाम शुमार है उसका। पर तुम उसे कैसे जानते हो? विक्रम सिन्हा की प्रोफेसर से तारीफ सुनकर अनमोल उन्हें कहता है, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि विक्रम सिन्हा एंटीक का इतना बड़ा शौकीन है। और मैं विक्रम सिन्हा को एक्चुअली इसलिए जानता हूँ क्योंकि जो घर मैं अभी खरीदने जा रहा हूँ वो घर का कंस्ट्रक्शन विक्रम सिन्हा की ही कंपनी ने किया है। अनमोल से विदा लेते हुए प्रोफेसर प्रभाकर उसे कहते हैं, ठीक है अनमोल, हम फिर कभी सेलिब्रेशन करेंगे, पर तुम अभी तय वक्त पर जाकर विक्रम सिन्हा से मिल आओ। मैं और सलीम यहाँ से अपने आप कामों पर चले जाएंगे। एक दूसरे से बात कर अनमोल सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर के साथ उस पैलेस से बाहर निकल रहा होता है। अनमोल को जाता हुआ देख दूर खड़ा अब्बू लूलू अपने आप से कहता है, काफी कीमती एंटीक ढूंढ निकाले हैं अनमोल तूने, और यही एंटीक तेरे बर्बादी का कारण भी बनेगी। मन ही मन अनमोल की बर्बादी के ख्वाब देखते हुए अब्बू लूलू जोर जोर से हंसने लगता है। अनमोल के वहां से जाते ही उसी कमरे में सूट बूट पहना हुआ शख्स जो अनमोल पर नजर रखे हुए था, वो अपने जेब से फोन निकालता है और फोन पर कहता है, हेलो सर, मैं जॉन बोल रहा हूँ। आपने जिस लड़के पर मुझे नजर रखने के लिए कहा था वो लड़का वाकई में आंख का धनी है। आपने जो अनमोल के बारे में कहा था वो बिल्कुल सही है। मैं अनमोल के पल पल की खबर आपको देते रहूंगा। अपने सर से बात कर जॉन फोन रख देता है। ठीक वक्त पर अनमोल विक्रम सिन्हा के ऑफिस पर पहुंच जाता है। अनमोल के वहां आते ही विक्रम सिन्हा उसे कहता है, आओ अनमोल आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अभी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, बैठो अनमोल, क्या बोलूं तुम्हारे लिए, ठंडा गरम? अपना सर हिलाते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, जी मैं ठीक हूँ विक्रम जी,
और मेरे पास उन पैसों का भी इंतजाम हो चुका है जो मुझे आपको देने थे। कल मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कुंदन के हाथों आपको बाकी के पैसे का चेक भिजवा दूंगा। मुस्कुराते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, पैसों के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है अनमोल। चाहिए तो वो घर तुम मेरी ओर से फ्री में ही रख सकते हो। विक्रम सिन्हा की बात सुनते ही अनमोल वहां बैठा दंग रह जाता है। तुरंत ही अनमोल विक्रम सिन्हा से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ विक्रम जी कि आप वो करोड़ों का घर मेरे लिए ऐसे ही फ्री में क्यों देना चाहते हो? अपनी कुर्सी से उठते हुए विक्रम सिन्हा गंभीर होते हुए अनमोल से कहने लगता है, अब मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ अनमोल। बात असल ये है कि मेरा साल भर का हजारों करोड़ का एंटीक्स का बिजनेस है। मुझे तुम जैसा एक शख्स चाहिए जो मेरे लिए कीमती एंटीक्स ढूंढ सके। तुम मेरे लिए एक काम करो और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। विक्रम सिन्हा की बात सुन अनमोल एक गहरी सोच में चला जाता है। अनमोल को सोचता हुआ देख विक्रम सिन्हा उसे कहता है, कोई जबरदस्ती का काम नहीं है अनमोल, और ना ही कोई गैर कानूनी काम है। विक्रम सिन्हा को देखते हुए अनमोल उनसे पूछता है, पर विक्रम जी आपके लिए मुझे करना क्या होगा? काम के बारे में बताते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, मेरे लिए तुम्हें दो काम करने होंगे अनमोल। सबसे पहला, बड़े बड़े ऑक्शन में जाकर तुम्हें मेरे लिए नायाब एंटीक्स खरीदने होंगे, और दूसरा, कुछ खास एंटीक्स की लिस्ट है मेरे पास जिसे तुम्हें मेरे लिए ढूंढना होगा। हर ऑक्शन में आकर मेरे लिए एंटीक्स की परख करने के लिए मैं तुम्हें उसी के हिसाब से पैसे दूंगा, और मेरे लिस्ट में जो एंटीक्स तुमने ढूंढा होगा तो उसके पैसे अलग। इन सभी चीजों के लिए मैं बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट तुमसे साइन करवाना चाहता हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही तुम काम करोगे और उसी के हिसाब से मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। काफी विचार करने पर अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए विक्रम जी इस बारे में सोचने के लिए, पर हाँ, कल मैं पैसे देकर कुंदन को आपके पास भेज दूंगा। आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाना। हंसते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के चक्कर नहीं मारता अनमोल, वो तो आखिरी बार तुम्हारा नाम सुनकर मैं खुद वहां चला आया था। पर ठीक है, कल तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं अपने आदमी को वहां भेज दूंगा और तुम्हारे घर की रजिस्ट्री भी करवा दूंगा, और तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना लेना, और मेरे ऑफर पर ध्यान जरूर देना। विक्रम सिन्हा से हाथ मिलाकर अनमोल वहां से जाते हुए कहता है, बिल्कुल विक्रम जी, मैं जरूर इसके बारे में सोचूंगा। विक्रम सिन्हा से मिलकर अनमोल वहां से चला जाता है। विक्रम सिन्हा के ऑफिस से जाते ही जॉन वहां आता है, जो कुछ ही देर पहले अनमोल पर ऑक्शन में नजर रखा हुआ था। क्या करेगा अनमोल विक्रम सिन्हा की नौकरी, और क्यों विक्रम सिन्हा रखवा रहा है अनमोल पर इतनी नजर? क्या कोई अनजाना खतरा मंडरा रहा है अनमोल पर? कहां खुलेंगे इन सभी चीजों के राज? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल के विक्रम सिन्हा के ऑफिस से जाते ही जॉन नाम का शख्स वहां आता है, जो काफी देर से अनमोल पर नजर रखे हुए होता है। जॉन का विक्रम सिन्हा के पास आना इस बात का साफ संकेत होता है कि जॉन असल में विक्रम सिन्हा का ही मुलाजिम है। विक्रम सिन्हा के ऑफिस पहुंचकर जॉन अनमोल को जाता हुआ देख कहता है, तो क्या कहा सर अनमोल ने आपसे? मान गया वो आपका काम करने के लिए? अपना सर हिलाते हुए विक्रम सिन्हा जॉन से कहता है, अभी ये नहीं माना जॉन, पर मुझे लगता है जल्द ही अनमोल मेरी बात मान जाएगा। जब तक अनमोल मेरे लिए काम नहीं करता, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। जैसे ही जॉन विक्रम सिन्हा की बात सुनता है, वो उसकी बात समझते हुए कहता है, मुझे पता है सर कि मुझे करना क्या है। जब तक अनमोल आपके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक मैं उस पर अपनी पैनी नजर रखे रहूंगा। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है सर, आखिर मेरे अनमोल पर नजर रखने से आपको क्या हासिल होगा? जॉन की बात सुनते हुए विक्रम सिन्हा अपने जेब से सिगार निकालकर उसे जलाते हुए पीने लगता है। सिगार का कश लेते हुए विक्रम सिन्हा जॉन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अनमोल पर नजर रखना इसलिए जरूरी है जॉन, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये अनमोल के पास इतने कीमती एंटीक्स आते कहां से है, कैसे वो उन्हें ढूंढ कर निकालता है। तुम नहीं जानते जॉन, मैं काफी अरसे से अनमोल पर नजर रखे हुआ हूँ। उसके पास पता नहीं एक से बढ़कर एक एंटीक्स आते ही रहते हैं। बस इसी का जवाब मुझे चाहिए कि अनमोल आखिर वो नायाब एंटीक्स ढूंढ कैसे लेता है। गंभीरता से विक्रम सिन्हा की बात सुनकर जॉन उसे कहता है, मैं समझ गया सर, अनमोल पर नजर रखना वाकई में एक जरूरी काम है।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पता लगा सकूं कि अनमोल नायाब एंटीक्स ढूंढ कैसे लेता है। अगली सुबह अनमोल अपने कमरे से तैयार होकर बाहर हॉल की ओर आता है। बाहर हॉल पर आने पर वो पुकारते हुए अपने घर वालों को आवाज लगाता है, माँ, पापा, कुंदन, सब बाहर आओ, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। अनमोल की आवाज सुनकर सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। राघवेंद्र अनमोल की ओर देखते हुए उसे पूछते हैं, क्या बात है? ऐसी क्या बात कहनी है तुझे जो सुबह हम सभी को यहाँ पर बुलाया है तूने? अनमोल के चेहरे पर खुशी देखकर चंदा भी कहने लगती है, तेरे चेहरे की रंगत देखकर तो ऐसा लगता है कि तू कोई खुशखबरी देने वाला है। चंदा की बात सुनते ही राघवेंद्र अचानक से अनमोल से बोल पड़ता है, क्या खुशखबरी? कहीं नीलम के साथ जाकर तूने पंडित से अपनी शादी की तारीख तो नहीं निकलवा ली? अरे उन कामों के लिए मैं और तेरी माँ अभी जिंदा हैं। अपने पिता की बात सुनकर अनमोल हैरान होते हुए उनसे कहता है, अरे नहीं पापा, कोई शादी की डेट नहीं निकलवाई है मैंने। तभी अनमोल अपने जेब से चेक निकालकर कुंदन को थमाते हुए कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है पापा। ये ले कुंदन, पूरे 1,85,00,000 का चेक। घर के पैसों का इंतजाम हो गया है। सुबह की शुरुआत अच्छे से हो, इसीलिए आप लोगों को ये खबर देने के लिए अभी बुलाया है मैंने। कल मेरी विक्रम सिन्हा से भी बात हुई थी। वो 4 बजे अपने आदमी को रजिस्ट्रेशन ऑफिस भेज देंगे। कुंदन, तू सारा रजिस्ट्रेशन का काम देख लेना। अनमोल की बात सुनकर उसका सारा परिवार खुशी के मारे चहक उठता है। चंदा खुश होते हुए अनमोल की बलाएं लेते हुए कहती है, वाह मेरे बेटे, जो तूने बोला वो तूने कर दिखाया। एक अच्छे बेटे के साथ साथ तू बहुत अच्छा भाई भी है। राघवेंद्र की खुशी फूले नहीं समा रही होती है। वो खुश होते हुए अनमोल से कहता है, अभी बहुत हो गया इस पुराने घर में रहना। मैं तो कहता हूँ अभी सामान उठाते हैं और सीधे अपने नए घर में चले जाते हैं। अपने पिता के जोश को ठंडा करते हुए अनमोल उन्हें कहता है, अरे पापा रुक जाइए बाबा रुक जाइए। घर शिफ्ट करने का काम भी मैंने कर दिया है। कल घर शिफ्ट करने वाले लोग आएंगे और सारा घर का सामान पैक करके नए घर पर ले जाएंगे। तभी चंदा अपने घर के सारे सामानों को देखते हुए कहती है, बस जो जरूरत की चीजें हैं वो ही मैं यहाँ से ले जाने वाली हूँ। बाकी का सारा नया सामान मैं नीलम के साथ खरीदूंगी और एकदम महंगी चीजें खरीदूंगी मैं। उसके लिए तो पैसे हैं ना तेरे पास? हंसते हुए अनमोल अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, कितने पैसे चाहिए बोल दे, उतने पैसे दे दूंगा। पर तेरी जो ख्वाहिश है वो तो पूरी कर लेना, ठीक है? बेकरार होते हुए राघवेंद्र घड़ी में वक्त देखते हुए कहते हैं, बस 4 बजने का इंतजार कर रहा हूँ। कुंदन के साथ आज मैं भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाऊंगा। घर की रजिस्ट्री होते ही सीधे अपने नए घर पर जाकर बैठ जाऊंगा। फिर उसके बाद तुम लोग वहां आ जाना। अपने पिता की उत्सुकता को देखते हुए अनमोल हंसते हुए कहता है, ठीक है पापा, आपको जैसा सही लग रहा है वैसा करना। चलिए माँ, मैं अब निकलता हूँ, दुकान के लिए देरी हो रही है। कुंदन, आज तू घर पर ही रह, दुकान पर मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तू घर से ही पापा को लेकर सीधे रजिस्ट्रेशन ऑफिस चला जाना। अपनी बात कहकर अनमोल दुकान के लिए निकल जाता है। अपने दुकान पर बैठा अनमोल घड़ी की ओर देख रहा होता है, जिसमें शाम के 5 बज रहे होते हैं। उसी वक्त अनमोल को अपने पिता राघवेंद्र का फोन आता है। अपने पिता का फोन उठाते हुए अनमोल कहता है, मैं सोच ही रहा था पापा कि आप मुझे कॉल करोगे ही। कहिए, हो गई ना घर की रजिस्ट्री? खुश होते हुए राघवेंद्र फोन पर अनमोल से कहते हैं, हाँ, हो गई है घर की रजिस्ट्री। यही कहने के लिए मैंने तुझे कॉल किया था। अब कल ही घर खाली कर देते हैं। फोन पर अनमोल अपने पिता से कहता है, अरे हाँ पापा, कल ही घर खाली करेंगे। मैंने घर शिफ्ट करने वालों को भी कह दिया है। कहा तो था ना आपको, कल वो लोग आएंगे और जरूरत का सारा सामान घर पर शिफ्ट कर देंगे। आप और माँ कल ही नए घर शिफ्ट हो जाना, ठीक है? अनमोल अपने पिता से बात कर ही रहा होता है, तभी उसे अपने दुकान पर सलीम आता हुआ दिखाई देता है। सलीम को अपने दुकान पर आता हुआ देख अनमोल फोन पर राघवेंद्र से कहता है, पापा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, बाकी की बातें घर पर आकर ही करूंगा। राघवेंद्र से बात कर अनमोल फोन रख देता है और पास आ रहे सलीम को देखते हुए शायराना अंदाज में कहता है, आपके आने से घुल जाती है फिजाओं में इत्र की महक, दिल बाग हो जाता है और मन हो जाता है बहक। अनमोल की शायरी सुन सलीम अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, आज मुझे देखते ही तेरी शायरी छूट रही है। गौर से देख मुझे, मैं सलीम हूँ, अनारकली नहीं।
दोनों की हंसी ठिठोली के चलते अनमोल सलीम से कहता है, अरे शायरी क्या सिर्फ महबूब के लिए ही करनी चाहिए? थोड़ी शायरी अपने खास दोस्तों के लिए भी बचाए रखनी चाहिए। अनमोल की बात सुनते हुए सलीम अपनी नजर दुकान की ओर फेरते हुए कहता है, बातें छोड़ और काम पर ध्यान दे। पहले बता, ये क्या हाल बनाकर रखा है तूने अपनी दुकान का? कितनी बार कहा है तुझसे कि जैसे ही आम एंटीक्स का स्टॉक खत्म हो जाए तुरंत ही ऑर्डर दिया कर। नायाब एंटीक्स के अलावा भी दुकान पर नॉर्मल एंटीक्स भी तो बेचना है तुझे। सलीम की बात से सहमति जताते हुए अनमोल भी कहता है, आप सही कह रहे हो सलीम भाई, दुकान का काफी स्टॉक खत्म हो गया है। मैं आज ही लिस्ट बनाकर एंटीक्स का ऑर्डर दे ही देता हूँ। एंटीक की लिस्ट बनाने के लिए अनमोल अपने काउंटर के लॉकर से बुक और पेन निकालता है, पर ठीक उसी वक्त अनमोल का फोन बज उठता है। अनमोल जैसे ही फोन उठाता है उसे सामने से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। हेलो, अनमोल बात कर रहे हो? अनमोल फोन पर उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, जी हाँ, मैं अनमोल बात कर रहा हूँ, कहिए क्या चाहिए आपको? वो बूढ़ा व्यक्ति फोन पर अनमोल से कहता है, मेरा नाम मुकुंद लाल है। कल मैं चौ मोहल्ला पैलेस के ऑक्शन में वहीं मौजूद था। मैंने तुम्हें कल उस ऑक्शन में एक स्टील का बॉल लेते हुए देखा है। उस वक्त तो मैंने उसकी बोली नहीं लगाई थी क्योंकि मैंने उस एंटीक की परख सही से नहीं की थी। क्या तुम मुझे वो स्टील का बॉल बेच सकते हो? मुझे वो एंटीक अपने नवासे को तोहफे में देना है। तुम जो कीमत चाहोगे मैं उस एंटीक की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। सोचते हुए अनमोल उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, ठीक है, मैं आपको वो स्टील का बॉल 15 लाख में बेच सकता हूँ। क्या आप उसे लेने के लिए तैयार हो? उत्साह दिखाते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति फोन पर अनमोल से कहता है, ठीक है, 15 लाख ही सही, पर मुझे वो एंटीक चाहिए ही चाहिए। पर वो एंटीक तुम्हें मेरे फार्म हाउस पर मुझे लाकर देना होगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? उस बूढ़े व्यक्ति के बात पर विचार करते हुए अनमोल उसे कहता है, ठीक है, मैं कुछ ही देर में उस स्टील का बॉल को लेकर अपने दोस्त सलीम के साथ आपके फार्म हाउस पहुंच जाऊंगा। आप अपना एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर देना। उस बूढ़े व्यक्ति से बात कर अनमोल फोन रख देता है। दूर कहीं किस्मतपुर के फार्म हाउस पे बैठा अब्बू लुलू फोन पर बात कर अपना फोन नीचे रखता है। फोन के रखते ही अब्बू लुलू झल्लाते हुए कहता है, इस अनमोल को मैंने यहाँ बड़ी चालाकी से एंटीक के बहाने फार्म हाउस पर बुलाया है, पर वो तो उस पुलिस वाले के साथ यहाँ आ रहा है। पास खड़ा विशाल अब्बू लुलू से कहता है, अब क्या करोगे भाई? क्या अनमोल को फोन कर मना कर दोगे यहाँ आने से? क्योंकि वो पुलिस वाले के साथ यहाँ आएगा तो उस पर हमला करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। सोचते हुए अब्बू लुलू पास खड़े अल्ताफ से कहता है, आने दो अनमोल को उस पुलिस वाले के साथ। फार्म हाउस पर नहीं, रोड पर ही उन्हें देख लेता हूँ। अल्ताफ, RDX का इंतजाम हो पाएगा तुझसे? अब्बू लुलू को चौंक कर देखते हुए अल्ताफ उसे कहता है, जी भाई, क्यों नहीं, हो जाएगा आपके लिए RDX का इंतजाम। अल्ताफ की बात सुन अब्बू लुलू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। क्या करने वाला है अब्बू लुलू RDX के साथ? क्या होने वाला है अनमोल और सलीम पर कोई जानलेवा हमला? क्या उस हमले से बच पाएंगे दोनों? और क्या छुपा हुआ है विक्रम सिन्हा की नियामत में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट FM।